अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है। 59 साल का हो जाऊंगा। और यह है कि आप सबकी मोहब्बत, आप सबका मान सम्मान, ये जिंदगी में सब कमाया है। और इसी कमाई पे गर्व भी है। बाकी तो किसी ने पैसा कमाया, किसी ने फेम कमाई, किसी ने पावर ली। हमने ये कमाया जो मोहब्बत हमारे भारतीय परिवार से हमें मिली है, और ये हमारे लिए बहुत कीमती है। और इस मोहब्बत, इस मान सम्मान को हमेशा से संभाल के रखूंगा, इसकी इज्जत करूंगा। और हमेशा कोशिश होगी कि आप लोगों को कभी भी मुझसे कोई मायूसी ना हो। अजीज दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। इमरान खान के गुब्बारे से हवा निकल गई है। हालांकि अगर एक मिसाल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले पे वही पाकिस्तान की जल्लाद आर्मी जीतती है तो खुश तो नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान को मैं हमेशा पाकिस्तान और रीजन के लिए एक बदबूदार इंसान मानता आया हूँ। नवाज शरीफ से जब मुशर्रफ जीता था तो मुझे खुशी नहीं हुई थी। जब भी पाकिस्तान में आर्मी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी पर ऑपरेशन किया है तो मुझे दुख ही हुआ है। ये पहली बार है कि मुझे खुशी हुई है, क्योंकि ये इतने गंदे लोग थे। खाली इमरान खान ही नहीं, आदमी जैसा खुद होता है ना, वैसे ही लोग अपने इर्द गिर्द जमा कर लेता है। इमरान खान के जो आगे पीछे के लोग थे ना, वो भी। और मसला ये है कि जब ये पावर में आ जाते हैं ना, तो ये समझते हैं कि यही हमेशा पावर में रहेंगे। और जो आर्मी इनको लाई है वो समझते हैं कि वो आर्मी इनके पीछे है, मतलब इनके अंडर है, इनके ऑर्डर को मानती है। और ये आर्मी हमेशा से इनको कंटिन्यू करेगी। ये भूल जाते हैं कि इतिहास ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का इतिहास भरा पड़ा है। मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको दूंगा जुल्फकार अली भुट्टो की, कि जुल्फकार अली भुट्टो की ग्रूमिंग हुई है आर्मी में। अयूब खान जब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था तो जुल्फकार अली भुट्टो का बाप सर शाहनवाज भुट्टो अयूब खान को अपनी जमीनों पे शिकार के लिए बुलाता था, वहां इसकी दावतें करता था। और करते करते अपने बेटे को, जुल्फकार अली भुट्टो को इंट्रोड्यूस कराया अयूब खान से कि ये मेरा टैलेंटेड बेटा है, इसको अपनी कैबिनेट में लें। तो अयूब खान ने इसको अपनी कैबिनेट में लिया। पहले मेरा ख्याल है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और इस तरह करते करते फॉरेन मिनिस्टर बनाया। बाकायदा इसकी ग्रूमिंग हुई। इसने आर्मी से पंगा लिया अयूब खान से। वो उस वक्त लिया जब कोई शिप डूब रहा होता है तो जैसे चूहा सबसे पहले छलांग मारता है, ऐसे अयूब खान का शिप डूब रहा था तो इसने छलांग मारी थी। और इसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अयूब खान खत्म हुआ, याया खान आया, फिर 71 की वार हुई, 70 के इलेक्शन हुए, जिसमें मुजीबुर रहमान 162 सीट्स और ये 81 सीट। लेकिन उसको मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट नहीं दी गई, याया खान आया। तो ये यूनाइटेड नेशंस में 71 की वार के दौरान पाकिस्तान के लिए गया, वहां पे आर्मी की दलाली की। पोलैंड ने जो रेजोल्यूशन दिया था सुलह सफाई का, वो फाड़ के फेंक दिया और बोला हम 1000 साल इंडिया से जंग लड़ेंगे। और ये आर्मी की दलाली करता रहा। जब जंग हार गया, पाकिस्तान टूट गया, वेस्ट पाकिस्तान, खाली पाकिस्तान बचा, तो ये पाकिस्तान का पहले प्रेसिडेंट बना, फिर प्राइम मिनिस्टर बना। उस वक्त ये चाहता तो आर्मी को खत्म कर देता, या आर्मी को बिल्कुल नीचे डाल देता, क्योंकि आर्मी का मोरल डाउन था। 93,000 फौजी ऑलरेडी इंडिया की कैद में थे, और जमीन पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान की, काफी इंडिया के कंट्रोल में थी। इकोनॉमी तबाह थी। ये चाहता तो आर्मी को बिल्कुल डाउन कर देता। इसने वापस रीबिल्ड किया, आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया।
ये सोच के कि ये आर्मी मेरे मातहत रहेगी। और बुचर ऑफ ढाका जनरल टिक्का खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। फिर इसने जब नए चीफ ऑफ आर्मी की बारी आई तो उसने जिसका राइट था, जो क्वालिफाई करता था, उसको नहीं दिया। 7वें 8वें नंबर पे था जनरल जियाउल हक, जिसके बारे में मशहूर था कि ये मौलवी जनरल है, 24 घंटे लोटा लेके बस मस्जिद में होता है और वजू करता है और नमाज पढ़ता है, और इसका सियासत व्यासत में आएगा नहीं। तो ये जुल्फकार अली भुट्टो इसको लेके आया, जियाउल हक को, ये सोच के कि जियाउल हक हमेशा इसके अंडर में रहेगा, आर्मी इसके अंडर में रहेगी। लेकिन आपने देखा, ना सिर्फ ये कि इसको हटाया, इसको जेलों में डाला, इसको फांसी लगाया, इसकी बीवी बेटी को जेलों में डाला, इसके बेटे भाग गए, एक बेटे को फ्रांस में जहर दे के मरवाया। इस हद तक उस जुल्फकार अली भुट्टो और उसके खानदान के साथ हुआ, जिसने इस आर्मी पे एहसान किया था। ये भूल जाता है इमरान खान और इस जैसे लोग। जो भी आर्मी की गोद में बैठ के आता है वो समझता है कि हम अब हमेशा रहेंगे। तो आज इमरान खान का हाल देख लें, ज्यादातर लोग जेल में हैं। जेल से सिर्फ वो छूट के आ रहा है जो इमरान खान से रिजाइन कर रहा है, पीटीआई छोड़ रहा है, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बाहर आ रहा है। अभी तक वही बाहर आए हैं जो, वरना शाह महमूद कुरैशी और दूसरे शिरीन मजारी और ये सब अंदर जेल में बैठे हैं। बाकी जो इमरान खान के आगे पीछे थे वो कहाँ गए? परवेज इलाही, प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया था पंजाब का, चौधरी परवेज इलाही चुप बैठा है, कहाँ गायब है भाई? उसका बेटा लंदन भाग गया है, मोहनिस इलाही, जो इमरान खान के कैबिनेट में मिनिस्टर था। फिर उस्मान बुजदार 4 साल इमरान खान का चीफ मिनिस्टर रहा, कहाँ गया? क्यों चुपचाप बैठा है? जुल्फी बुखारी, परवेज खटक, जो 5 साल केपीके का प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहा, और फिर 3.5 साल डिफेंस मिनिस्टर रहा पाकिस्तान का, कहाँ है ये सब? आज चुप बैठे हैं। जो पता है कि बोलेंगे तो अंदर जाएंगे, वो सारे टाइगर इमरान खान के गायब। अब इमरान खान अकेला है, जैसे फिल्म में होता है कि आखिरी सीन में सब गुंडों को हीरो मार देता है, आखिरी में जो मेन गुंडा होता है वो अकेला बेचारा बैठा होता है। ये इमरान खान का हाल है इस वक्त। अमेरिका को गालियां दे रहा था, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका ने मेरी हुकूमत खत्म की, ये वो। अब आज सुबह से इसकी ऑडियो लीक हुई है जो पूरी पाकिस्तान में वायरल है, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस वुमेन से ये बात कर रहा है, और अमेरिकी कांग्रेस वुमेन को कह रहा है कि आप पाकिस्तान के मामलात में इंटरफियर करें और मुझे बचाएं। ये है इमरान खान। तो इमरान खान का मामला ठप हो गया है, और ये रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरा था। जिसने यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया को इंट्रोड्यूस कराया, जिसने पूरे रीजन में अपनी बदबूदार पॉलिटिक्स, देखो खालिस्तान मरा हुआ इशू था, इमरान खान ने जिंदा किया है। ये इसके अंदर इंडिया के लिए बहुत नफरत है, हद से ज्यादा नफरत है। मुझे याद है कि इसको एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, जब ये सियासत में नहीं आया था, क्रिकेट से रिटायर होने के फौरन बाद की बात है, तो इससे पूछा गया था कि आपकी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा किस विक्ट्री से प्यार है? तो इसने कहा था कि मैंने इंडिया को बंगलोर में टेस्ट सीरीज हराई थी। याद है ना, 87 में पाकिस्तान आया था इंडिया से खेलने के लिए, 4 टेस्ट मैच थे शायद, जिसमें 3 ड्रॉ गए थे, और चौथा टेस्ट बंगलोर में था, वो पाकिस्तान जीता था, वो भी 17 रन से जीता था। तो इसने कहा था कि मुझे वर्ल्ड कप से ज्यादा अपनी इंडिया से वो विक्ट्री से प्यार है जो मैंने बंगलोर में ली थी। इसको इस हद तक इंडिया से नफरत है। फिर अफगानिस्तान में 20 साल से मामला सही चल रहे थे, अफगानिस्तान डेवलप कर रहा था, औरतें हर जगह औरतें काम कर रही थी, हॉस्पिटल में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मिनिस्टर थी, सब कुछ था। खत्म। इसने अफगानिस्तान में एक ऐसा सिस्टम वापस, तालिबान जो कि बिल्कुल ही साइड लाइन थे 20 साल से, और कोई सिविल वार भी ऐसा सच नहीं चल रही थी वहां पे, ये अचानक लेके आया। तो ये रीजन के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ा खतरा था।
तो इसलिए मुझे इसकी तबाही पे, बर्बादी पे मुझे बहुत खुशी है। और मैं समझता हूँ कि अब प्रोजेक्ट इमरान खान जो आर्मी ने लॉन्च किया था वो फेल हो चुका है और अब उसकी वापसी नजर नहीं आती। अजीज दोस्तों, जनरली पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए कि आईएमएफ से मामला सेट हो नहीं रहे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से जा रहा है। और जून का महीना बड़ा वाइटल है, क्योंकि जून के महीने में पाकिस्तान का बजट पेश होता है और इस बार बजट किस तरह चलेगा ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ आपके शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि हम आईएमएफ को अब बजट की डिटेल्स नहीं देंगे, डिक्टेशन इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते, अब हम अपनी मर्जी का बजट बनाएंगे। लेकिन कल फिर पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा है कि नहीं नहीं, हम बिल्कुल आईएमएफ के साथ हैं और हम आईएमएफ को हर चीज़ बता के करेंगे और ये और वो। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आईएमएफ ने पाकिस्तान का हाथ नहीं पकड़ा तो दुनिया भर में कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एक सिस्टम इंटरनेशनल जो इन्होंने बनाया है ना, सुपर पावर ने, अमेरिका और इसके हवारियों ने, उसमें से आप निकल नहीं सकते। हर चीज इंटरकनेक्टेड है। आपको कोई भी कर्जा देगा तो वो कहेगा कि पहले आप आईएमएफ से क्लियर करा के आओ। तो आईएमएफ जब तक आपको क्लियर नहीं करती, आपको मामला सेट नहीं होंगे। सऊदी अरब ने कहा हम आपको $2 बिलियन देंगे, लेकिन अब वो वक्त गया भाई जब आपको हम ऐसे ही दे देते थे। अब 4% इंटरेस्ट लेंगे और 1 साल के लिए दिए। अब आप ये बताएं कि आपको जून में कम से कम $5 से $6 बिलियन के तो लोन्स और इंटरेस्ट वापस करने हैं। आपका जो खर्चा है वो अलग, जो एलसीओ का है, जो इंपोर्ट लाइसेंस का है, जो पेमेंट्स का है, जो आप पेट्रोल मंगवाते हैं, दीगर चीजें हैं, फिर वो अलग। दूसरा, आपका एक मिसाल है कि चाइना ने जो आपके यहाँ पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं उनका खर्चा अलग, क्योंकि वो भी आपको डॉलरों में पे करना है, क्योंकि वो चाइनीज कंपनियां अपने बाकी वापस चाइना लेके जाएंगी। तो अजीज दोस्तों, मामला हद से ज्यादा खराब है। अब तक पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट है अगर देखा जाए तो, लेकिन डिक्लेयर नहीं हो रहा। तो अभी तक तो चीजें चल रही हैं, लेकिन ज्यादा अरसा मामला चलेंगे नहीं। अजीज दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान में डिफॉल्ट के अलावा जो इस वक्त सिविल वॉर है, देखें, बलूचिस्तान में अब तक फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी नाम का एक टोला लगाया हुआ था आर्मी ने कि ये वहां पे सिक्योरिटी के मामला देखेगा। ऑल दो कि वो आर्मी की ही एक होती है, लेकिन वो पैरामिलिट्री होती है एक तरह से। अब रेगुलर आर्मी वहां पे लगा दी है और रेगुलर आर्मी वहां पे अब बैठी है बलूचिस्तान में। तो ये सीधा सीधा मार्शल लॉ एक तरह का बलूचिस्तान में। तो अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान की जंग उस स्टेज पे आ गई है कि अब आर्मी को खुद डायरेक्ट आना पड़ा। केपी के मामला बहुत खराब है। केपी के में अभी टीटीपी ने और मामला खराब करने, धमाके हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जुलूस जा रहा था, उस पर भी धमाका हुआ। ठीक है, वो धमाका हम समझते हैं जमात इस्लामी वालों ने खुद कराया था, क्योंकि वो पटाखा था, धमाका नहीं था। उसकी वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है। जब वो इतना बड़ा जुलूस जा रहा है, जुलूस के बीचों बीच फट रहा है, तो उसके अंदर एक आदमी भी मरा नहीं, बिल्कुल बीचों बीच पब्लिक के अंदर फटता है। तो ये ऐसे ही है जैसे कल यहाँ पे इंग्लैंड में एक सिनेमा में एक आदमी ने स्मोक बॉम्ब फोड़ दिया। स्मोक बॉम्ब से क्या होता है, सिर्फ धुआं निकलता है। तो वो भी इस तरह का धमाका था। लेकिन बहरहाल केपी के हालात खराब हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहां पे मामला खराब कर रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जमात इस्लामी और पीटीआई के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं करेगी। और कराची में अब जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेयर बनाने के लिए जोड़ तोड़ हो रही है। तो उसमें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी
कि तकरीबन सिचुएशन बराबर-बराबर है, पीपल्स पार्टी की कुछ सीटें ज़्यादा हैं। लेकिन थर्ड नंबर पे पीटीआई है और पीटीआई के वोट काउंट करेंगे कि कौन सरकार बनाएगा। और नज़र यही आ रहा है कि जमात-ए-इस्लामी को अगर पीटीआई सपोर्ट करती है तो फिर जमात-ए-इस्लामी का मेयर आएगा। तो अजीज दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान की। यहाँ पे आखिर बिलाखिर कल केराला स्टोरी फिल्म रिलीज हो गई है यूके में, लेकिन मुसलमान इसके खिलाफ बहुत ज्यादा है वो कर रहा है। एक है फहीम करके जिहादी, उसने कल सिनेमा में बड़ा हंगामा मचाया और सिनेमा में चला गया अंदर और मतलब जो लोग देख रहे थे उनको हैरेस करने की कोशिश की और खूब उसने धमकियां दी। ये वही है जो अभी बीबीसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उधर बीबीसी के ऑफिस के सामने इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां जाके इंडियंस को धमकियां दे रहा था। और ये हमेशा आगे आगे रहता है, ये बर्मिंघम में रहता है, ये लेस्टर के हिंदुओं के खिलाफ जो अटैक हुए थे इसमें भी ये फ्रंट पे था। तो ये यहाँ पे घुस के हैरेस कर रहा था केराला स्टोरी देखने वाले लोगों को। लेकिन केराला स्टोरी के लिए हाउसफुल सिनेमाज चल रहे हैं इस वक्त और हर आदमी सिनेमा में जाके देख रहा है। केराला स्टोरी ने एक बहुत ही जबरदस्त वाइब क्रिएट की है, जैसे कि कश्मीर फाइल्स ने की थी। और इस तरह की फिल्में अब लोगों को हिम्मत बढ़ती है कि जब कामयाब होती हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं तो फिर आगे सच्चाई को सामने लाने के लिए लोग हिम्मत दिखाते हैं। तो अजीज दोस्तों, ये सारी सूरत हाल थी भारत में। कर्नाटका के इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है आज ओथ भी ले लिया है सीएम ने और डेप्यूटी सीएम ने। और मुसलमानों ने तो खास तौर पे बहुत ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि डेप्यूटी सीएम हमें दें और 3 मिनिस्ट्रियां दें, लेकिन इनिशियली मेरा ख्याल है एक मिनिस्ट्री मुसलमानों को मिली है। और इनकी ब्लैकमेलिंग से दूर ही रहें तो मेरा ख्याल है कि अच्छा रहेगा। अजीज दोस्तों, आगे अब सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप सबका जिन्होंने सुपर थैंक यू और सुपर वो किया जो उसके लिए धन्यवाद। बर्थडे विशेस के लिए आप सबका धन्यवाद। आरिफ भाई, अनिल कुमार एमबी, आरिफ भाई, आई एम एन इंजीनियर गुड इन ऑयल पेंटिंग, आई लव टू सेंड यू ए पेंटिंग, लव यू। अनिल भाई धन्यवाद। आपका ईमेल हो तो ईमेल बताइएगा तो हम आपको अपना ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप वगैरह भेज देंगे, तो कांटेक्ट में रहेंगे। रोजर भाई धन्यवाद। अभिनाग जी धन्यवाद। नमस्ते आरिफ जी, ये पाकिस्तान का एक एमपी है कैसर अहमद शेख चिन्योट से, कह रहा था कि मनमोहन सिंह ने पाक फाइनेंस मिनिस्टर महबूबुल हक से सीखा और इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया। यार आप इनकी, अभिनाग जी आप इनकी पाकिस्तानियों की बातों का बुरा ना मनाया करें, इनके ज्ञान को आपको पता ही है ना। ये क्या कहते हैं कि 5,000 साल पहले पाकिस्तान में टैक्सिला यूनिवर्सिटी होती थी। 3,000 साल पहले की पाकिस्तान की हिस्ट्री बताएंगे, साला पाकिस्तान अभी 75 साल पहले बना है। इनकी बातों का बुरा ना मनाया करें। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जितने बड़े बड़े साइंसदान हैं ना, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये वो थॉमस एडिसन, जितनी इन्होंने इजादत की है ना वो कुरान से पढ़ के की हैं। तो साला कुरान से पढ़ के किए तो वो मुसलमान क्यों नहीं हुए? और सबसे बड़ी बात कि अरबी कुरान जिन अरबों का है उन्होंने क्यों नहीं ये सब इजादत की, इन्होंने क्यों तरक्की नहीं की? इनकी बातों का बुरा ना मनाया करें। महबूबुल हक जियाउल हक के जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, आर्मी की दलाली करता था। और बाद में जब जियाउल हक मर गया तो जाहिर है वो जियाउल हक की सारी जो कैबिनेट थी वो नवाज शरीफ की गोद में जाके बैठी थी और मुस्लिम लीग नून में बैठे थे सारे। तो वो महबूबुल हक फिर नवाज शरीफ का भी फाइनेंस मिनिस्टर रहा है। तो बाकी मनमोहन सिंह साहब एक इकोनॉमिस्ट थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उनके ओबेडियंस टू सोनिया गांधी पे हमें एतराज हो सकता है कि वो एक पावरफुल मिनिस्टर ना, प्राइम मिनिस्टर ना बन सके, कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो हमेशा यस सर
यस मैडम वाले प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इनकी इकोनॉमिस्ट होने से, फाइनेंशियल गुरु होने पे किसी को कोई शक नहीं है। श्रीनिवास एमएस जी धन्यवाद। नमस्ते आरिफ भाई, व्हाई इज पाकिस्तानी अवाम नॉट प्रोटेस्टिंग डिस्पाइट सीवियर क्राइसिस? इन एनी अदर कंट्री देयर वुड बी ए मैसिव प्रोटेस्ट लाइक इन श्रीलंका, मे बी इवन इन इंडिया। आर दे नॉट वरीड अबाउट देयर फ्यूचर? भाई इस पे तो मैंने 50 बार बताया है कि दुनिया की सबसे नपुंसक पब्लिक है ना, वो पाकिस्तान पब्लिक है। अभी देखा ना, इमरान खान खड़ा था, उसूली तौर पे तो इनको आर्मी के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए था, क्या हुआ? ये पब्लिक कुछ नहीं करेगी। श्रीलंका में गैरतमंद लोग रहते हैं, श्रीलंका के लोग गैरतमंद है। ये पाकिस्तानी, इनको पता है सबको कि सब कुछ आर्मी का क्या दर आया। आज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पाक फौज जिंदाबाद, जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, पाक फौज जिंदाबाद की रैलियां निकल रही हैं, अखबारों में, टीवी पे बाकायदा ऐड चलाए जा रहे हैं। और फिर ऐड के नीचे लिखा हुआ होता है टीवी में कि ये पेड प्रमोशन है, यानी टीवी की प्रोडक्शन नहीं है, पेड प्रमोशन है, और उसमें आर्मी की तारीफें बांधी जाती हैं। तो भाई साहब, ये बेगैरत मुल्क है, बेगैरत लोगों का मुल्क है। वैभव मुजुमदार जी धन्यवाद। सर, डोंट यू थिंक वॉट एवर इमरान डिड प्रीवियसली द आर्मी मेड हिम डू इट? जी जी बिल्कुल, लेकिन देखें, एक तो आर्मी ने मेड हिम डू इट, लेकिन आप आर्मी की, मतलब शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करने में लग जाए ना, तो वो गलत है। क्योंकि आपको आर्मी कहती है कि आप इंडिया के खिलाफ वो करो, आपको नफरत है इंडिया से अपनी, तो आप अपनी नफरत में 2 कदम आगे बढ़ के करते हो। इसी तरह इसको, ये एक एहसास कमतरी में रहा है शुरू से। इंग्लैंड में रहता था ऑक्सफोर्ड के जमाने में, जब अभी बड़ा क्रिकेटर नहीं बना था, लेकिन ये प्ले बॉय था। तो यहाँ की बूढ़ी बूढ़ी लॉर्ड होते हैं ना, बूढ़े, उनकी जवान बीवियां या अधेड़ उम्र बीवियों को खुश करता था, उनका वो बनता था जिगोलो, पैसे कमाने के लिए। तब से इसके अंदर एक एहसास कमतरी आया है, और उस एहसास कमतरी के शिकार इसने इस्लाम को सहारा बनाया। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो इसने अपनी भड़ास निकाली। तो मुझे इसलिए एतराज है कि आर्मी के कहने पे तो किया, लेकिन तुमने आर्मी के कहने पे 2 कदम आगे बढ़ के किया, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल वेंडेटा था, पर्सनल एजेंडा था ये। देसी बेवड़ा है। आरिफ भाई, प्रभु श्री राम से आपके स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना, और परिवार के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद देसी भाई। पवन कुमार जी, इमरान खान used bad language openly in media against Pakistan army, but there is no issue from Western media. देखें, इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी के लिए जब जबान इस्तेमाल की तो अब भुगत रहा है ना भाई। और यह है कि पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करने के लिए आई थिंक के पूरे पाकिस्तान को यूनाइटेड होना होगा। यहाँ पे ये होता है कि पाकिस्तान आर्मी इस तरह से खेल खेलती है कि अब जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ वो हो रहा है ना अटैक, तो बाकी पार्टियां खुश हो रही हैं और आर्मी के साथ खड़ी हो जाती हैं। इमरान खान के साथ हो रहा है तो बाकी पार्टियां खुश होती हैं, आर्मी के साथ खड़ी हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी के साथ होता है तो बाकी पार्टियां खुश होती हैं, आर्मी के साथ खड़ी हो जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए, तभी आप जाके जीतोगे। अमित भाई नमस्कार, धन्यवाद भाई। अमित भाई, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, होप योर हेल्थ इज गुड। जी अमित भाई, एंड होप टू सी यू सुन। होपफुली आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारने का हमें मौका मिलेगा। धन्यवाद अमित जी। अभिनव
अभिनाथ जी थैंक यू। मैं बुरा नहीं मानता सर, बस एंटरटेनमेंट के लिए आपको बोलता हूँ, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। जी अभी जी कैसे बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मना सकते। आपकी क्या, पूरा परिवार जो भारतीय परिवार है मेरा, उनके साथ एक दिली रिश्ता है और मुझे मान है अपने इस परिवार के ऊपर। वैभव भिड़े जी, sir, whenever you take question and answer, please tell us what will be strategy of deep state is army, your assessment. देखें, स्ट्रेटजी डीप स्टेट की प्राइमरी जो प्रायोरिटी होती है ना, जो टॉप मोस्ट इनकी प्रायोरिटी, वो होती है कि अपने यूनिट आर्मी को स्ट्रांग रखना, कंट्रोल ओवर एवरी डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान सख्त रखना, और सारा पाकिस्तान का मामला आर्मी के कंट्रोल में रहे, ये इनकी टॉप प्रायोरिटी है। उसके लिए इनको सबसे पहले तो ये दिखाना होता है कि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है। पाकिस्तानी पब्लिक को ये दिखाना है कि आर्मी क्यों जरूरी है। आर्मी इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है। अमेरिका भी आपका दुश्मन है, यूरोप भी आपका दुश्मन है, भारत भी आपका दुश्मन है, अफगानिस्तान भी आपका दुश्मन है, सब आपके दुश्मन है। इसलिए आर्मी जरूरी है। दूसरा, एक दिखाना कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिशें कर रही है और आर्मी इनका मुकाबला कर रही है। ये आर्मी है तो पाकिस्तान बचा हुआ है, वरना खत्म। ये इनकी स्ट्रेटेजी रहती है। बाकी माल बनाना है, मतलब एक एक चीज तो ये बिजनेस कर रहे हैं। सरकार में, पॉलिटिक्स में सारा माल जो करप्शन लूटमार होती है, उसमें 80% आर्मी ले जाती है। 20% में बाकी थोड़ा जजेस, थोड़ा पॉलिटिशियन, थोड़ा ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया मिला के थोड़ा 80% ये ले जाते हैं। तो ये डीप स्टेट की स्ट्रेटेजी है। उसमें इंडिया को एक दुश्मन के तौर पे खड़ा रखना है, और उसके लिए इंडिया में फिर प्रॉक्सिस चलानी है, जैसे खालिस्तान चला ली, जैसे कश्मीर चला ली, और उससे पाकिस्तानी खुश होता है कि देखो हमारी आर्मी ने इंडिया के अंदर जाके इनका बाजा बजाया हुआ है। तो ये है इनकी डिटेल में। किसी दिन प्रोग्राम बनाऊंगा तो उस पर और डिटेल में आपके सामने रखूंगा। वैभव भाई, कल्याण भाई, कल्याण जी, आरिफ सर, एट लास्ट पाकिस्तान टेररिस्ट मिलिट्री कंट्रोल दी ऑल anarchy in Punjab province. The reality exposed that Pakistani Punjabi Muslims showed their supremacy mentality all over. जी जी बिल्कुल कल्याण भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी अपनी वीडियोस में यही बताया कि पंजाबी वर्सेस पंजाबी मैच में फाइनली जीता तो पंजाबी, और जीत पंजाबी की हुई, और उस पंजाबी की हुई जो कि ज्यादा बदबूदार है, यानी आर्मी। और हमेशा से यही पंजाबी रूल करता आया है, और अब तकरीबन मामला खत्म हो गया। इस हद तक चीजें सिंध में, केपीके में या बलूचिस्तान में जाती ना, तो इस वक्त 5-10 हजार आदमी मर चुका होता। लेकिन चूंकि इनके पंजाबी थे तो इन्होंने बड़े एहतियात से चीजों को कंट्रोल किया। तो बिल्कुल ऐसा ही है। वरुण कपूर जी, नमस्ते वरुण भाई, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आरिफ भाई आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। होप टू सी यू समडे, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर इंडियन फैमिली। धन्यवाद वरुण भाई। वरुण भाई जी, बिल्कुल कभी ना कभी मुलाकात जरूर होगी। अगर आप लंदन आते हैं तो बताइएगा, बिल्कुल मुलाकात करेंगे। सरमत भाई, सर प्लीज आंसर, क्या पाकिस्तान अभी भी बच सकता है? प्लीज आंसर। पाकिस्तान अभी भी बच सकता, देखिए थ्योरी के हिसाब से तो काफी ऑप्शंस होते हैं ना। अमेरिका आगे आ जाए, अमेरिका आईएमएफ मदद कर दे, 10th प्रोग्राम शुरू कर दे, 10 बिलियन एक साथ लोन दे दे, 10 चीजें हो सकती हैं। चाइना आ जाए, चाइना कहेगा अच्छा भाई ठीक है, हम आपका जो अगले 1 साल तक जितनी आपके कर्जे की किस्तें हम भर देंगे, आप अपनी कंट्री, बहुत चीजें हो सकती हैं। ठीक है,
होना नहीं है ये। चाइना ने पाकिस्तान को देख लिया है कि ये डीपली करप्टेड सोसाइटी है, जिसका हर इंसान करप्ट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो आम आदमी है, बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है। दूध बेचने वाला भी जब दूध में आधे से ज्यादा मिलावट करता है, आटा बेचने वाला उसमें बुरादा लकड़ी का जो चूरा होता है वो मिलाता है। हर आदमी जब मिलावट करता है, हर आदमी चोरी करता है, इस हद तक के बकरे के गोश्त के नाम पे कुत्ते का गोश्त खिला देते हैं। वो फिर बनते मुसलमान है कि हमें अल्लाह ने कहा है कि ईमानदारी से जियो, लेकिन एक भी इनमें ईमानदार नहीं होता। तो फिर चाइना ने देख लिया है कि इनके साथ हम क्या करेंगे। इनको हम 100 रुपया मदद करते हैं तो 80 रुपया तो ये खा जाते हैं, 20 रुपया लगता है। तो ये कौन आगे आएगा? अमेरिका के अपने मफाद आते हैं, चाइना के अपने मफाद आते हैं। अरब कंट्रीज पाकिस्तान के साथ जो मिडिल ईस्ट खड़ा था, वो भी आज बस थक गया है। वो कहता है बहुत हो गया यार। वो भी अब धंधे पे आया है कि भाई पैसा देंगे ठीक है, इतना इंटरेस्ट। तो बचने के चांसेस नजर नहीं आते। दूसरा, ये तो इकोनॉमिक हो गया। दूसरा, वो डिसमेंबरमेंट के जो सिविल वार्स चल रही हैं, जो आप अपने ही लोगों पे बलूचिस्तान में, केपीके में, सिंध में अत्याचार कर रहे हैं, उसका क्या? वो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के मामला तक पहुंच गया है। तो बचने के थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे बचने के चांस हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास अब बचने का कोई ऑप्शन भी है। सुमुख जी, धन्यवाद। आरिफ जी, नावेडेज ऑन स्ट्रीट्स ऑफ लंदन वी सी मोर मुस्लिम इमिग्रेंट्स देन ब्रिटिश पीपल। क्या होगा ब्रिटेन का 10 साल के बाद? भाई देखें, माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, और माइग्रेंट्स आज से 10 साल पहले भी बहुत ज्यादा थे। जब मैं लंदन मूव हुआ था तो उस वक्त ब्रेग्जिट था। तो ब्रेग्जिट था ना, तो यहाँ पे गोरे माइग्रेंट ज्यादा आते थे, रोमानिया के, पोलैंड के, चेक रिपब्लिक के, स्लोवेक रिपब्लिक के, ये सब आते थे ज्यादा। अब क्या ब्रेग्जिट नहीं है, तो अब मुसलमान ज्यादा आता है। डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। खास तौर पे माइग्रेंट्स जो है ना, उनका टारगेट मेजर सिटीज हैं, लंदन, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम। लेकिन अभी रूरल एरिया में गोरा ज्यादा है, और मसला ये हुआ है कि गोरा शहरों को छोड़ छोड़ के रूरल एरिया की तरफ जा रहा है। जो इंडिजिनियस ब्रिटिश लोग हैं वो इन रूरल एरिया की तरफ जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों को छोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन रहे हैं, मुसलमानों की चौधराहट बनती जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक कहीं ना कहीं फिर जाके मामला खराब होगा, और एक जंग इंडिजिनियस ब्रिटिश को लड़नी पड़ेगी। और आफ्टर ऑल मेजोरिटी तो इनकी है ना, अभी भी ये 85 to 90% यही है, और मुस्लिम माइग्रेंट्स तो अभी 5-6% पे हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 2029 में भारत का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होगा, जबकि 145 करोड़ में से 15-20 करोड़ खाली मुसलमान है। तो ये ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल मेजोरिटी इनकी है। ये सेट हो जाएंगे। अभिनव जी, धन्यवाद। नजम सेठी धमकी दे रहा है कि वर्ल्ड कप बायकॉट करेंगे अगर इंडिया पाक में एशिया खेलने नहीं आएगा। ये अपने हेड कोच मिकी आर्थर को फुल टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, धमकी देने से क्या होता है भाई। एशिया कप में पाकिस्तान में अगर इंडिया नहीं खेलने जाता तो बगैर इंडिया के एशिया कप नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलने जाता तो बगैर पाकिस्तान के एशिया वर्ल्ड कप हो जाएगा।
एशिया कप में और इंडिया के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सब खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है? मैं भी अफगानिस्तान। तो नजम सेठी की धमकी देने से क्या होता है? ये बावले कुत्ते जो होते हैं इसी तरह भौंकते हैं। इनको अपनी औकात, नजम सेठी को आ, वो देखना चाहिए कि रमीज राजा जो नजम सेठी से पहले चीफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट चलती ही भारत के पैसे पे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत के पैसे पे चलती है और पाकिस्तान का क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर भारत से मिले हुए पैसे से चलता है। तो बोलने से कुछ नहीं होता। एशिया कप भी नहीं होगा पाकिस्तान में और वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान भारत में हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप। रिकी जर्वेस जी, धन्यवाद रिकी भाई। आरिफ जी, यू टोल्ड इन योर लास्ट वीडियो दैट अल्ताफ भाई एक रूम के अंदर ही रहते हैं। इज ही अंडर हाउस अरेस्ट और इज ही हिज लाइफ इन डेंजर फ्रॉम आईएसआई एंड सच? देखें, ये जो आज मैंने जो 3 वीडियो की सीरीज लगाई है ना, ये मैंने 2016 में बनाई थी, मार्च 2016 में, जब आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया था। तो आप ये याद रखिए कि मैं उस मार्च 2016 से पहले की सिचुएशन बता रहा था कि एमक्यूएम के अंदर कुछ लोगों का एक टोला था जो इतना पावरफुल हो गया था और अल्ताफ भाई को उन्होंने एक कमरे में बंद करके रखा था। बंद करने से मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट करके रखा था, लेकिन उन्होंने अल्ताफ भाई के गिर्द एक ऐसी दीवार बना ली थी अपने ही 5-10 लोगों की, कि जैसे मैं था, मैं कराची से जब आया रिजाइन करके, मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी मुलाकात अल्ताफ भाई से हो, नहीं मिल सका। हालांकि मैं एमक्यूएम की इंटरनेशनल कमेटी का कोऑर्डिनेटर था, मैं जिनीवा और इंटरनेशनल अफेयर्स देखता था, मैं कराची में जमशेद टाउन का मेयर था, सब कुछ था, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया जाता था। मैं फोन नहीं कर सकता था उनको, मेरे पास फोन नंबर नहीं था। उनके जो अल्ताफ भाई के जो मामला देखते थे सबसे ज्यादा पर्सनली, सब लोग उनको फोन करते थे। अल्ताफ भाई को कोई लेटर देना है तो उनको फोन करते थे, तो वो ऑफिस से आके ले जाते थे। उनको मैं फोन करता था तो भी मुझे, मेरी बात अल्ताफ भाई से नहीं हुई। ऐसे सबका हाल था। कुछ लोगों ने इतना माल बनाया इस दौरान, वो आर्मी से सेटिंग में थे और अल्ताफ भाई को डरा के किसी ना किसी तरह उनके गिर्द एक दीवार बना कर रखी हुई थी। तो अल्ताफ भाई का कांटेक्ट बाहर से कट हो चुका था और वो सब अच्छा है कि अल्ताफ भाई को रिपोर्ट देते थे। और फाइनली ये हुआ कि आर्मी ने जब ऑपरेशन शुरू किया, तब फिर अल्ताफ भाई को उन लोगों का पता चला। फिर जब मैंने ये वाली जैसे वीडियो बनाई ना, इसके बाद मैंने लगातार रोज की 2-3 वीडियो बनाता था, फेसबुक पे लगाता था, और एमक्यूएम के कारकुन मेरी वीडियोस को लाखों में देखते थे फेसबुक पे। मुझे याद है कि मेरी एक वीडियो जो मैंने बनाई थी, सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी, 6 सितंबर 2015, मैंने नहीं बनाई थी, मैं एक प्रोग्राम में यहाँ पे था, सीपेक पे, लंदन में एक प्रोग्राम हो रहा था। कुछ लोगों ने सीपेक के हवाले से एक प्रोग्राम रखा था, वहां मैंने एक स्पीच की थी 17 मिनट की, 17-18 मिनट की। वो किसी ने रिकॉर्ड करके लगाई थी फेसबुक पे। तो मुझे जब किसी ने लिंक भेजा, मैंने देखा कि 2.5 लाख व्यू ऑलरेडी एक दिन में हो चुके थे उसके। और फिर वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि एक पठान लड़की थी, यूसुफ जई, फाइनल इसका फैमिली नेम यूसुफ जई था, उसने लगाई थी, वहां पे 1.5-2 मिलियन व्यू थे उस वक्त। तो मुझे हिम्मत हुई, मैंने फेसबुक पे फिर वीडियो बनानी शुरू की थी। तो उस वक्त जब मैंने ये वीडियोस बनाई, मेरी वीडियोस अल्ताफ भाई तक पहुंची, तो मुझे अल्ताफ भाई का फिर एक दिन फोन आया, यही 2016 में, मार्च के महीने में ही। ये जो वीडियो आज मैंने 3 लगाई है ना, इसके फौरन बाद मुझे अल्ताफ भाई का फोन आया। और मैंने तब बताया, मैंने कहा मैं तो जब से कराची से आया हूं, मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे मिलने ही नहीं दिया जा रहा आपसे। फिर मुझे अल्ताफ भाई ने ऑफिस बुलाया, मैं गया, अल्ताफ भाई से भी मुलाकात हुई, मैंने उनके सामने सारी सिचुएशन रखी। तो आज अल्ताफ भाई आजाद हैं। आज ये नहीं है कि एक कमरे में बंद है, अल्ताफ भाई आज सबसे कांटेक्ट में भी हैं, खुद कांटेक्ट करते हैं जिसको करना होता है। आज वो दीवार वाले लोग तो माल बना के साइड पे हो गए। एक जो सबसे बड़ी दीवार थी वो तो मर गया कैंसर से लास्ट ईयर, 2 साल पहले।
बाकी जो थे वो माल बना के कोई पाकिस्तान में आर्मी की गोद में बैठा है, बाकी यहाँ पे जिन्होंने माल बनाए थे वो यहाँ पे बैठे हुए कई हैं ऐसे। मेरे पास वो फेसबुक वाली वीडियो नहीं है, ये भी मुझे किसी ने भेजी थी 2-3 हफ्ते पहले कि आरिफ भाई आपको याद है आपने ये वीडियो बनाई थी 2016 में, तो मैंने इसलिए आज चढ़ा दी यूट्यूब पे कि आप लोगों को पता चले कि शुरुआत मैंने कहाँ से की थी। उस वक्त मैं अजीज तहरीक के साथियों अस्सलाम वालेकुम से शुरू करता था, इसलिए कि वो सिर्फ एमक्यूएम के लोगों के लिए मैं बनाता था, हमारे अपने दोस्तों के लिए जो मेरे कलीग थे। बाद में मैं फिर पूरे पाकिस्तान के ऊपर आया। मनोहर जी धन्यवाद भाई। आरिफ जी हैप्पी बर्थडे। मेरे पूर्वज भी सिंध से इंडिया आए हैं, अभी हम राज के जोड़ में रहते हैं, राजस्थान के जोड़ में रहते हैं। तो भाई बिल्कुल हम भी पाकिस्तान में सिंध से ही पैदा हुआ हूं मैं भी, असल हमारी गुजरात है। हमारे लोग हिजरत करके चले गए यहाँ से, वरना आज मुझे शायद ये वीडियोस इस तरह से ना बनानी पड़ती, और हो सकता है कि आज मेरा किरदार कुछ और होता। वैभव मुजुमदार जी धन्यवाद भाई। सर व्हाट इज द जनरल फीलिंग इन ब्रिटिश सोसाइटी, डू दे स्टिल हेट इंडियंस, आर दे नॉट सीइंग द ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम इमिग्रेंट पाकिस्तानीज। देखिए दो चीजें हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेंट पाकिस्तानीज ही नहीं है, अरब भी हैं। ईस्ट यूरोप से तुर्किश, कोसोवन, अल्बानियन, बोस्नियन, ये भी मुसलमान हैं, अरब भी हैं। और अरब में भी एक मिडिल ईस्ट अरब है, एक नॉर्थ अफ्रीकन अरब है, फिर अफ्रीकन मुस्लिम्स भी हैं, नाइजेरियन, माली वगैरह। तो जनरली मुसलमानों का एक तरीका भी ऐसा है और उनकी फिर रेपुटेशन भी ऐसे ही बिल्ड हुई है, और उनका सबको पता है कि अपना अपना कल्चर, अपना बिलीफ दूसरों पे थोपते हैं, को एग्जिस्ट नहीं करते ना, ये इसमें रहते हैं कि हम मिल के चलें, तुम तुम्हारी जिंदगी जियो मैं अपनी जिंदगी जीऊं, ऐसा नहीं है मुसलमानों में। इंडियंस का देखें, जनरली ब्रिटिश लोग जो, आपको पता है यहाँ पे एजुकेशन 100%, 99% ऐसा चलता है, तो एजुकेटेड लोग देखते हैं कि इंडियंस क्या है, इंडियंस प्रोडक्टिव लोग हैं, टैक्स पेयर हैं। मुसलमान बेनिफिट लेता है यहाँ पे, सरकार से जॉबलेस अलाउंस और ये और वो लेता है। इंडियन टैक्स पेयर है, इंडियन पढ़ा लिखा है, इंडियन कंट्रीब्यूटिंग है। फिर इंडियन जहां भी काम करता है वहां पे अपने धर्म को एक्सक्यूज नहीं बनाता कि आज मेरी रमजान है तो मेरा रोजा है, तो मेरी 5 टाइम की नमाज है, तो मैं उम्रा करने जा रहा हूं, तो मेरा ये वो है, नहीं है। इंडियन 100% अपनी जॉब को देता है। फिर इंडियन क्वालिफाइड है कि मुसलमान मुल्कों की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, भारत की एजुकेशन अच्छी है। भारत से आए हुए आईटी के लोग छा गए हैं ना पूरी दुनिया में, गूगल के ले लें या जिसके भी ले लें, ये सीईओ आके यहाँ बनते हैं, लेकिन इनकी बेसिक एजुकेशन तो इंडिया से होती है ना। यहाँ पे लंदन में मेरे कितने दोस्त हैं आईटी पे छाए हुए हैं, सब कोई 10 साल पहले आया है, कोई 5 साल पहले आया है, यहाँ के इनमें से कोई नहीं पढ़ा, पढ़ के आए हैं। तो एजुकेशन वाइज फिर क्वालिफाइड हैं, 100% अपना देते हैं, ड्रामे नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, जॉब करते हैं तो अपने बराबर में बैठे हुए नॉन हिंदू, कोई क्रिश्चियन है या उसको ये नहीं कहते कि तुम हिंदू क्यों नहीं हो जाते, तुम्हें पता है तुम मरोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे अगर तुम हिंदू नहीं होगे। ये नहीं करते हिंदू, ये मुसलमान करता है, क्योंकि मुसलमान को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम सुपीरियर हो क्योंकि तुम जन्नत में जाओगे, और ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम बाकियों को भी मुसलमान बनाओ ताकि वो जहन्नम में ना जाए। ये हमें सिखाया जाता है। तो मुसलमान अपने बराबर में कोई बैठा कंप्यूटर पर काम कर रहा है ना, उसको कान में डालता रहेगा बात। स्कूल में जाता हुआ बच्चा भी अपने कलीग को, मुसलमान बच्चा है ना, वो अपने हिंदू या क्रिश्चियन साथ में जो बच्चा बैठा है उसको बार बार सिखाएगा कि हमारी दोस्ती इस दुनिया तक है, क्योंकि मरने के बाद तो मैं जन्नत में होऊंगा, तुम तो जहन्नम में होगे, मुसलमान हो जाओ। ये सब चीजें देखने के बाद कौन प्यार करेगा मुसलमानों से और कौन प्यार नहीं करेगा इंडियंस से। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी धन्यवाद भाई। श्रीनिवास एमएस जी धन्यवाद।
Sir, these days many Pakistani reaction videos show that Pakistani public is having good opinion about Indians, or at least improving. Is it real? भाई देखें, इस पे मुझे याद आया कि मुझे कुछ लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे और ईमेल पे लगातार भेज रहे हैं कि अरे भाई आपकी वीडियो पे रिएक्शन वाले वीडियो बना रहे हैं, आप उनको स्ट्राइक क्यों नहीं देते? ये वो तो भाई मैंने कोशिश की थी, स्ट्राइक की तो नहीं, लेकिन मैंने यूट्यूब को ऐसे कुछ वीडियोस का, तो यूट्यूब ने कहा कि देखें कुछ कंट्रीज है ना वहाँ पे रिएक्शन वीडियोस बनाने में हम उसको कॉपीराइट में नहीं ले सकते, तो इसलिए हम उसको नहीं कर सकते, तो अब लेट देम डू इट, ठीक है। बाकी आपने कहा ना, तो देखें एक बात याद रखें कि 1 रुपया पाकिस्तानी, $1 का पाकिस्तानी 300 रुपया है। 100 रुपया, $100 का मतलब होता है 30,000 रुपया, कि नहीं? $100 का मतलब हुआ 30,000 रुपया। हाँ, तो इतनी तो सैलरी नहीं वहां पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सैलरी है ना सरकारी, उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की है, 17 लाख। 17 लाख का मतलब हुआ $6,000। तो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर 8-10 हजार डॉलर कमाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी फॉलोइंग भारत के लोग हैं। तो ये हम भारतीयों का भी ये मसला है ना, तो ये सिर्फ फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए ये सब धंधे चल रहे हैं, वरना आम पाकिस्तानी बिल्कुल भी प्यार नहीं करता इंडियन से, ये मैं साफ बता दूं आपको। वो आम पाकिस्तानी हिंदू को देखते ही ये समझता है कि ये आरएसएस का है, ये बजरंग दल का है, ये एंटी मुस्लिम है, इसने कश्मीर में अत्याचार मचाया हुआ है, भारत में घर घर में मुसलमान के घुस जाते हैं, ये हिंदू उनकी बेटियों का रेप करते हैं, ये हिंदू जो हैं वो किसी मुसलमान को गाय के नाम पे कि गाय काटी है, किसी मुसलमान को उस पे कि जय श्री राम नहीं बोलता कत्ल कर रहे हैं, सड़कों पे मुसलमानों की लाशें पड़ी हैं। ये जनरल इंप्रेशन है पाकिस्तानियों में। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंडिया इंडिया के बारे में अच्छी राय है। कल्याण कुशेद जी, पाकिस्तानी मिलिट्री सोल्ड देयर न्यूक्लियर fissile material through black marketing to the other countries. Last time, Heathrow Airport in London, where customs seized the nuclear material linked Pakistan. जी जी, देखिए वो हीथ्रो एयरपोर्ट का तो एक छोटा सा वाकया था। पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया में जो एटम बम है वो पूरा पाकिस्तान ने बना के दिया है, और उसमें मुशर्रफ के जमाने की टीम शामिल थी, पूरी आर्मी थी। बली का बकरा इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बनाया था, जो कि इंडिया में भोपाल में पैदा हुए थे, और उन्होंने पाकिस्तान का एटम बम बनाया था। अब्दुल कदीर खान हॉलैंड में न्यूक्लियर साइट पे काम करते थे, हॉलैंड की। तो भुट्टो ने उनको कहा था कि आप इधर पाकिस्तान आए और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि 74 में भारत ने एटम बम बना लिया था। तो भुट्टो ने अब्दुल कदीर खान को कहा, तो वो वहां हॉलैंड से ना सिर्फ ये कि पूरा प्लान, बल्कि काफी पुर्जे वुर्जे चोरी करके पाकिस्तान भाग के आ गया था। इसके बाद कभी वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, कि इसको पता था कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, और उसने पाकिस्तान में एटम बम बनाया। लेकिन जब ये चोरी पकड़ी गई कि लीबिया, ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने एटॉमिक प्लांट बेचने की कोशिश की है, जिसमें नॉर्थ कोरिया तक चीजें पहुंच गई हैं, और लीबिया, इराक और ईरान में भी तकरीबन चीजें पहुंच गई हैं। तो उस वक्त बली का बकरा, क्योंकि मुशर्रफ की जरूरत थी जॉर्ज बुश को, 9/11 के बाद जंग शुरू हो चुकी थी अफगानिस्तान में और इराक में और ये वो, तो उस वक्त पाकिस्तान की जरूरत थी। मुशर्रफ उस वक्त रूलर था पाकिस्तान का। तो वेस्ट ने बली के बकरे को मान लिया कि हाँ ठीक है यही है। हालांकि आप खुद सोचें कि एक सिविलियन आदमी कैसे इन सब मुल्कों में न्यूक्लियर प्लान भी जाके दे सकता है, और वो ये सब आर्मी इसमें मिली हुई थी। नॉर्थ कोरिया ने तो बिल्ड करके सामने रख दिया कि हाँ भाई ये है हमारा एटम बम। इराक और लीबिया का वेस्ट ने जाके तबाह कर दिया। ईरान में कई बार स्ट्राइक कर चुका है इजराइल, तो ईरान का भी इसलिए पूरा भी बन नहीं पाया।
नॉर्थ कोरिया ने तो बना के सामने रख दिया है और अमेरिका के बिल्कुल सामने है, क्योंकि ईस्टर्न साइड है जो अमेरिका की, वेस्टर्न साइड कैलिफोर्निया और ये बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के सामने लगते हैं और उनके पास इस किस्म के मिसाइलें हैं कि वो अमेरिका में वॉशिंगटन तक जाके मार सकते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब लीक नहीं हो रहा कोई खास। ये हीथ्रो वाला था, वो कोई ये नहीं है कि न्यूक्लियर बम वो था या कुछ, थोड़ा बहुत वो छोटा सा मटेरियल था, वो शायद डराने के लिए था या कोई ट्राई करने के लिए था शायद। पवन कुमार जी, मेजर गौरव said that civil war has started and IK is trapped. So did army found their next IK update on POK please. देखें, सिविल वार तो पाकिस्तान में चल रही है। सिविल वार क्या होती है कि सिविलियन फाइट्स विद आर्मी, फाइट बाकायदा जंग, तो बलूचिस्तान में हो रही है, केपीके में हो रही है, तो सिविल वार तो है। ये जो पंजाब में हुआ है ये पॉलिटिकल अपराइजिंग थी जो क्रश कर ली गई। पीओके और गिलगित बल्तिस्तान, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिविटी शुरू हो गई है। और पीओके में आज ही मुझे किसी ने वीडियो भेजी है 5 पार्ट में, कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने बाकायदा वहां पे कहा है कि वी वांट टू किक आउट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना एंड वी वांट इंडिपेंडेंट कश्मीर। अब कश्मीर हमारा आजाद होकर रहेगा, जो करना है कर लो, ये वो कुछ हैं जो इंडिया से मिलने की बात कर रहे हैं पीओके से। लेकिन एक रेजेंटमेंट खास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ तो चल पड़ी है। पवन कुमार जी, आरिफ जी, सऊदी एंड यूएई हैव sidelined from Pakistan and they are normalizing relations with their neighbors. What does this indicate? देखें, सऊदी और इमारात है ना, इसमें आपको देखना होगा कि एक तो वो लीडरशिप जो अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के बाद रूल करती रही वहां पे, बहुत गरीब थे, फिर पेट्रोल निकला और अमीर हुए, लेकिन वो डिपेंडेंट थे वेस्ट पे, क्योंकि वो अगर सऊदी अरब का देखें तो किंग अब्दुल अजीज के बाद उनके बेटे सारे रूल करते रहे आज तक। अभी भी किंग सलमान किंग अब्दुल अजीज का बेटा है। इससे पहले अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला से पहले फहद था, फहद से पहले खालिद था, खालिद से पहले फैसल था, फैसल से पहले सऊद था। ये सब बेटे थे, अनपढ़ थे, सिवाय कुरान के इनको कुछ पढ़ने नहीं आता था। यही हाल इमारात में था कि अबू धाबी के लीडर शेख जायद बिन सुल्तान अल नहियान, वो भी बूढ़े थे, अनपढ़ थे। दुबई के शेख राशिद अल मखतूम, तो इन सबका ये हाल था। आज के सऊदी अरब और इमारात में इनके बच्चे रूल कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है, लेकिन एक्चुअली वही बादशाह है, उसका बाप बेचारा बिस्तर में ही रहता है। इधर आ जाएं तो मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहियान अबू धाबी, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई, ये 3 मोहम्मद हैं। तीनों वेस्ट में एजुकेटेड हैं, तीनों ने वेस्ट में एजुकेशन हासिल की, लेटेस्ट इकोनॉमिक ग्राउंड्स को समझते हैं कि दुनिया में कोई भी मुल्क बगैर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तीनों का ये एजुकेशन, लेटेस्ट पॉलिटिक्स को समझते हैं, वेस्ट पे डिपेंडेंस खत्म कर रहे हैं, चाइना रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रख रहे हैं। दूसरा, इन्होंने एक स्टडी किया, ये जो आज के रूलर्स हैं अरब रूलर्स के, पिछले 50 साल को हम स्टडी करें कि 73 से अब तक सऊदी अरब और इमारात के लिए पाकिस्तान का क्या रोल रहा, इंडिया का क्या रोल रहा। तो इन्होंने देखा कि पाकिस्तान से तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, उल्टा हमें वो लूट रहे हैं बस। हर थोड़े अरसे बाद आके डॉलर भी ले जा रहे हैं, मुफ्त में पेट्रोल भी ले जा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया हमारे साथ पेट्रोल खरीद रहा है, एक पैसा हमसे उधार या कर्जा नहीं लेता, ना खैरात लेता है। और हमारी जो सबसे जरूरी, दुनिया में हर मुल्क की जरूरत क्या होती है? फूड। हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है, चावल, गंदुम, गोश्त,
डेयरी, दालें कहां से पूरी हो रही हैं? इंडिया से। 60 to 70% फूड रिक्वायरमेंट इन अरब मुल्कों की इंडिया से पूरी होती है। तो फिर इन्होंने देखा कि एक इज्जतदार कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, डेमोक्रेसी है। ये सब चीजें देखने के बाद सऊदी अरब और अबू धाबी अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए और वो कहते हैं कि यार अब बहुत हो गया, इस्लाम भाईचारा ये वो, चल भाई हम सबके साथ अच्छे चलेंगे, जिससे हमें फायदा है उसके साथ चलेंगे। पाकिस्तान एक भिखारी है, उसको भिखारी की तरह रखो। इंडिया एक पार्टनर है, उसको पार्टनर की तरह रखो। नवीन कोठा जी, धन्यवाद नवीन भाई। पाक फाउंडेड ऑन कलमा, देन व्हाई एवरीवन फाइटिंग अमंग themselves and running away from a land which made on कलमा इंक्लूडिंग आर्मी जनरल्स। यार कलमा के नाम पे नहीं बना ये मुल्क, इंग्लैंड अमेरिका ने बनाया। कलमा यूज किया गया था, तो जब कोई चीज यूज की जाती है तो उसके साथ यही होता है। फिर पाकिस्तान से सब इसलिए भाग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल इन्होंने ऐसा कर दिया। एक गलत फाउंडेशन पे आप जो भी चीज बनाओगे ना, इसका यही हाल होगा। फाउंडेशन ही गलत थी। क्या फाउंडेशन थी? कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश मुसलमानों के लिए चाहिए। ओ भाई तुम हो कौन? इंडिया हिंदुओं का था भाई। तुम लोग आके यहाँ पे कब्जा करके बैठ गए, अब अपना अलग हिस्सा मांग रहे हो। तो फिर 1000 साल से एक साथ तो रह रहे थे। डर था कि हमें तो अब चौधराट मिलेगी नहीं, अंग्रेज चला जाएगा। तो अंग्रेजों ने इनको चौधरी बना के रखा हुआ था। अंग्रेज के जमाने में जो आजादी की मूवमेंट थी, सारी हिंदू चला रहे थे या सिख चला रहे थे? कौन? मोहम्मद अली जिन्ना कभी जेल गया था? लियाकत अली खान जेल गया था? सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, ये सर थे सब, अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने इनको नवाजा हुआ था। तो गलत बुनियाद पे बना था मुल्क। अभिनाग जी धन्यवाद। एक्यू खान की दोनों बेटी तो यूएसए में सेटल्ड है। हाँ, अब बेटियों को तो नहीं वो करेगा ना, ये अमेरिका है या यूरोप है, कम से कम ये लोग बाप के गुनाह की सजा बेटों को बेटियों को नहीं देते। ये सिर्फ मुसलमानों में ही होता है ये सब। अभिनाग जी, सर इस्लामाबाद को क्यों बनाया गया? देखें, कराची जब 1947 में पाकिस्तान बना, तो कराची ये नहीं कि पाकिस्तान का सबसे डेवलप्ड या बड़ा सिटी था। उस वक्त लाहौर राजा महाराजा रणजीत सिंह जी का एक कैपिटल रह चुका था उनकी सल्तनत का। लाहौर मुगल दौर में भी एक इम्पोर्टेंट सिटी था, लेकिन उन्होंने कराची को इसलिए बनाया कि एक तो ये कि पोर्ट सिटी था, दूसरा ये है कि उस वक्त पाकिस्तान चलाने के लिए जिस ब्यूरोक्रेसी की जरूरत थी, वो इंडिया से माइग्रेट करके मुहाजिर आए थे, वही थे मेजोरिटी। बहुत कम पंजाबी और पख्तून थे, बलोच सिंधी तो थे ही नहीं। और जो इंडिया से जो माइग्रेट करके मुहाजिर आए थे, वो ब्यूरोक्रेसी थी, वो सब कराची आके बैठे थे। फिर पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना वो भी कराची आइट, लियाकत अली खान वो भी कराची आए थे। तो उसलिए, और दूसरा पोर्ट सिटी था, तो इनको ये था कि यहाँ पे बिजनेस डेवलप होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्लान था। ये सब अंग्रेजों ने इनको सिखाया था। और अंग्रेजों ने भी ताड़ लिया था कि इंडिया में सारा बोझ मुंबई के ऊपर है, तो हमें एक अल्टरनेट डीप पोर्ट सिटी चाहिए। तो कराची की पोर्ट है ना, वो डीप पोर्ट, डीप सी पोर्ट है, तो वो कराची के लिए जरूरी अच्छी थी। तो इस सारे सिनारियों में इन्होंने कराची को बनाया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि पंजाबियों की अहमियत कम होती जा रही है और कराची बढ़ती जा रही है, कराची की ये कि एक तो आबादी भी बढ़ गई और उसमें पंजाबियों की आबादी नहीं थी, मुहाजिर थे और सिंधी थे, बलोच थे। दूसरा ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इधर हो रही है, तो इन्होंने कहा पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इंपॉर्टेंस यहाँ से मूव कर ली जाए। तो पहले ये पंजाब लेके जाना चाह रहे थे, फिर इन्होंने कहा कि पंजाब और केपीके के बीच की कोई खांचा ढूंढो, जहां पे पंजाब का नाम भी खराब ना हो कि ये पंजाब में है, और वहां से बैठ के ये पाकिस्तान को चलाएं।
तो फिर इन्होंने रावलपिंडी के पास एक गांव था, उसको शक्करपीड़िया के करीब, और वहां उन्होंने फिर ये सिटी बनाया इस्लामाबाद। और फिर पाकिस्तान का सारा ब्यूरोक्रेसी, स्टेट बैंक की हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस, वो हेड ऑफिस, सब उधर मूव हो गई, तो इम्पोर्टेंस वहां चली गई फिर। अर्जुन चंद जी, धन्यवाद भाई। आरिफ जी, पाकिस्तानियों कब सुधरेंगे? कब सुधरेंगे भाई? अब सुधरने की उम्र गुजर गई है, सुधरने का चांस नहीं है इनका। सुधरने के लिए देखें, किसी भी कौम को बिगाड़ना हो ना, तो आपको 2 जनरेशन चाहिए। उनको 2 जनरेशन तक आप खराब करोगे तो बिगड़ेंगे। इसी तरह सुधारना भी हो तो 2 से 3 जनरेशन चाहिए। आज का पाकिस्तान मदरसे में पढ़ा हुआ फारिग। आपको सुधारना है तो लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेशन, टॉलरेंस की एजुकेशन, बर्दाश्त सिखाना। एक जनरेशन को सिखाएंगे, वो बड़ी होगी, उनके बच्चे होंगे, तब जाके वो पूरी कौम बेहतर कौम बनेगी। अभी तो इनका तो सुधरने का कोई चांस नहीं। वैभव मुजमदार जी, धन्यवाद भाई। सर प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन तुर्की इलेक्शंस, हु इज मोर लाइकली टू विन? देखिए, तुर्की इलेक्शन में 49% ले गया अरबगान, 45% कमाल ले गया। मैं समझता हूं तुर्की के लिए और रीजन के लिए बेहतर होगा कमाल का जीतना। लेकिन नजर ये आता है क्या अरबगान जीत जाएगा? क्योंकि एक तो ये कि उसने 20 साल से रूल कर रहा है ना, तो उसने हर चीज सख्ती से कंट्रोल में रखी है। ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, हर चीज। लेकिन यू नेवर नो, कांग्रेस भी तो यहाँ पे इंडिया में हर चीज कंट्रोल में करके रखी हुई थी। सारी ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस की बनाई हुई थी, सब कुछ था। और 10 साल से कंटिन्यूस रूल भी कर रहे थे मनमोहन साहब। लेकिन परिवर्तन आया, तुर्की के हालात खराब हैं। एक मेजर इकोनॉमी हुआ करती थी, वो बिल्कुल ही तबाह हो गई। महंगाई और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। तुर्की लीरा की कीमत डॉलर के मुकाबले में हद से ज्यादा खराब हो गई। तुर्की ने रीजनल पॉलिटिक्स, जैसे अजरबैजान जॉर्जिया के झगड़े में, सीरिया में जो आईएसआईएस बनाया, और सीरिया और इराक के मामला में टांगे अड़ाई, कुर्दों के साथ जो मसले किए, ग्रीक के साथ अपने मामलात इस हद तक खराब किए कि कई बार दोनों की फौजें आमने सामने खड़ी हो गई। यूरोप के साथ मामलात खराब किए कि यूरोप में इसने धमकी दी थी कि मैं बॉर्डर खोल के इमिग्रेंट्स को सबको भेज रहा हूं, और उसने भेजा। आज जो माइग्रेशन देख रहे हैं वो ज्यादातर तुर्की की तरफ से ही आ रहे हैं, उसमें टेररिस्ट ज्यादा आ रहे हैं। तो तुर्की के अरबगान ने मामला बहुत खराब किए हैं। अगर इसकी कौम ने सुधरना है और पाकिस्तान नहीं बनने देना तुर्की को, तो मैं समझता हूं फिर अरबगान हार जाएगा, लेकिन चांस कम है। पवन कुमार जी, इज आर्मी रेडी टू लॉन्च मार्शल लॉ? आर दे वेटिंग फॉर परमिशन फ्रॉम यूएसए? व्हाट अबाउट टीटीपी एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस? पवन जी का सवाल आखिरी ले लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। तो पवन जी, बात दरअसल ये है कि मार्शल लॉ की इजाजत मिली नहीं। क्योंकि देखें, इन सारे हालात में पाकिस्तान में मार्शल लॉ आता है तो अमेरिका और वेस्ट डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की दुकान चलाते हैं। तो ये कैसे फिर पाकिस्तान में कबूल करेंगे मार्शल लॉ को? तो इनको एम्बार्गो लगाना होगा पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने बता दिया आर्मी को कि भैया अगर तुम मार्शल लॉ लाओगे तो हमें एम्बार्गो लगाना पड़ेगा। एम्बार्गो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में तो पाकिस्तान एक दिन नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। सैंक्शंस अगर लग जाती हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का फट्टा बैठ जाएगा। दूसरा, अमेरिका से ताल्लुकात सही नहीं रहेंगे, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट को, और फिर ऊपर आपको पता है ये यूक्रेन रशिया वॉर, ऐसे में पाकिस्तान चाइना के कैंप में चला जाएगा कि चाइना में खुद डेमोक्रेसी नहीं है, तो चाइना उसको मदद करेगा। इस सारे मामलात में अमेरिका ने बिल्कुल इजाजत नहीं दी पाकिस्तान आर्मी को। इवन इमरजेंसी लगाने तक के हालात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अब 3 महीने का मामला रह गया है। सितंबर में चीफ जस्टिस जा रहा है, रिटायर हो रहा है।
सितंबर में प्रेसिडेंट अलवी जो हर चीज में आपको पार्लियामेंट से आप साइन पास कराते हैं, वो साइन प्रेसिडेंट ने करनी होती है। सितंबर में प्रेसिडेंट भी खत्म हो रहा है, तो थोड़ा पाकिस्तान में चीजें चेंज होंगी। और मैं समझता हूँ मार्शल लॉ लगाने की अब जरूरत रही नहीं है। और यह है कि होपफुली चीजें चेंज होंगी। सुमित कुमार सिन्हा जी, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे आरिफ अजाकिया सर, मे गॉड ब्लेस यू and fill your life with happiness, prosperity and sound health. Love and blessing from India. Thank you very much सुमित भाई, एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। आप सब दोस्तों का मोहब्बत का, आप सब की सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कीप सपोर्टिंग, कि आपकी सपोर्ट पे हम चलते हैं। थैंक